नमस्कार दोस्तों, आश्रम परिवार में आपका स्वागत है। हम फिर से फर्स्ट ग्रेड वाले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे थे वो लेके आए हैं। 76 क्वेश्चन हो गए थे अपने, स्वतंत्र क्वेश्चन। ये अकाउंटेंसी के क्वेश्चन है, पूरा पेपर सोल्व कराएंगे, लेकिन विभिन्न विभिन्न पार्टों में अपन कराएंगे ताकि शॉर्ट वीडियो रहे। ठीक है, 77 क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक नई क्रय की गई मशीन को स्थापित करने के लिए खर्च को मशीन खाते में नाम किया गया, तो बताओ ये कौन सी त्रुटि है। देखो, जो अपनी अशुद्धियाँ होती है, कई प्रकार की अशुद्धियाँ होती है। ये बोल रहा है कि एक नई मशीन खरीदी, अपन ने कोई मशीन लाए नई, ठीक है, न्यू मशीन है। वो बोल रहा है कि न्यू मशीन लाए तो उसको स्थापित करने तक के खर्चे, मान लो सपोज दैट अपन दिल्ली गए और दिल्ली से मशीन लाए। अब दिल्ली से लाएंगे, मान लो अपना बिजनेस है जयपुर, दिल्ली से लाएंगे कहाँ पे, जयपुर। मान लो मशीन आई 5 लाख की, फिर जयपुर लाएंगे, फिर जयपुर स्टेशन से अपन अपने बिजनेस तक लाएंगे और उसको स्टेबल करेंगे, उस पर खर्चा करेंगे। अपने मशीन स्टेबल कर दी, उसमें फिर लड्डू बांटेंगे, उसको गुब्बारे उब्बारे लगाएंगे। वो जितना भी उसको रेडी होने तक का खर्चा, जितने भी खर्चे होंगे वो मशीन के खर्चे में ही शामिल किए जाएंगे। मशीन का जो कॉस्ट होती है उसमें ही शामिल किए जाएंगे। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एक नई मशीन स्थापित की और उसके खर्चे मशीन खाते में डेबिट कर दी, तो उसी बात है, सही है भाई। पूरे खर्चे किस में कर दिए, मशीन खाते में डेबिट कर दिए। तो एंट्री क्या होगी अपनी, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू केस, जितने भी टोटल खर्चे हैं। आपको मैं नेचर बता दूं, मशीन का कौन सा नेचर होता है, ये रियल अकाउंट होता है, और केस भी रियल अकाउंट होता है, यानी वस्तुगत खाता होता है। कौन सा वो खाता होता है, ये वस्तुगत। आपको नेचर भी, कोई से भी अकाउंट्स का नेचर पूछ सकता है। ठीक है, दोनों ही रियल अकाउंट होते हैं। ठीक है, इसका नियम ये होता है, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो, जो वस्तु व्यापार में जाती है उसे क्रेडिट करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 78। एक संपत्ति घटती हुई शेष विधि पद्धति के आधार पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ह्रासमान लगाने के बाद अपलिखित मूल्य 3,93,660 है। इसका मूल कीमत क्या थी। देखो, ये एक्चुअली में क्या मैथमेटिकल क्वेश्चन है, आप मैथ के हिसाब से कर सकते हो और एक कॉमर्स के हिसाब से भी। तो देखो, बिल्कुल सिंपल है। अगर देखो, मान लो किसी चीज़ पे, मशीन पे अपन कोई मान लो डेप्रेशन लगाते हैं, सपोज दैट ये लो 5 लाख की अपन डेप्रेशन लगाते हैं, इसका 10% डेप्रेशन होगा 50,000। ठीक है, तो मशीन कितनी, कॉस्ट कितनी बच गई, 4,50,000। ठीक है, ये सिंपल पूछ रहा है। ठीक है, तो अपन को देखो ना, इसमें ये कॉस्ट दे दी अपन को, इसमें जो 3,93,660 है ना, वो क्या दी है, जो ये डेप्रिसिएशन घटाने के बाद की कॉस्ट दी है अपन को। ठीक है, और ये मूल कीमत पूछ रहा है, यानी शुरुआत में कितने की खरीदी मशीन, वो पूछ रहा है। शुरुआत में कितने की खरीद के लाए, वो मशीन की लागत पूछ रहा है, और बाद की दे दी, यानी डेप्रिसिएशन घटाने के बाद कि 3 साल बाद में डेप्रिसिएशन घटाने के बाद में आज की वैल्यू कितनी है, 3,93,660। लेकिन ये बताओ इसकी पुरानी लागत कितनी थी, जो मूल लागत कितनी थी, जब इसको खरीद के लाए थे तब इसकी लागत कितनी थी। तो सिंपल है, दैट्स ऑल, इसको उल्टा कर दो। ठीक है, देखो 3,93,660 इंटू इसको 100 कर दो, कितना है, 3 साल के लिए 3 बार ऐसे कर दो इसको, 100/90, 100/90। ठीक है, इसको आप काटोगे। ठीक है, आप इसको काट लो। अब इसको काटोगे, काटा पीटे करने के बाद में आपकी जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 5,40,000। कितने आएगी, 5,40,000। ये इसकी मूल लागत है। यानी जब मशीन जब नहीं लाए थे उसके बाद में जो डेप्रिसिएशन लगा, 3 साल बाद में इसकी कीमत क्या रहेगी, 3,93,660। जब खरीद के लाए थे, कितने के लाए थे, 5,40,000 की। अब आप इसको वेरीफाई करने के लिए भी ऐसा कर सकते हो, 5,40,000 का 10% 3 साल तक लगा के देख लेना। ठीक है, 10%, तो ये कौन सी वैल्यू आ जाएगी आपकी, 3,93,660। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 79। निम्नलिखित संचयों में से कौन सा संचय पूंजीगत संचय नहीं है। देखो, इंपॉर्टेंट है, नहीं है की बात कर रहा है ये। ठीक है, देखो, अंशों पूंजीगत संचय नहीं है, यानी कहने का मतलब इसमें से 4 ऑप्शन है, इसमें एक पूंजीगत संचय नहीं है, बाकी कैपिटल है। ठीक है, कैपिटल रेवेन्यू है, कैपिटल रिजर्व्स है। ठीक है,
देखो अंशों और ऋण पत्रों के निर्गमन पर प्रीमियम, अंशों और ऋण पत्रों पर प्रीमियम क्या होता है, सपोज दैट 100 का शेयर था और 110 में बेच दिया। देखो 100 रुपये का शेयर था और 110 में बेचा, ठीक है, तो 10 रुपये क्या हो गया, प्रीमियम, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये भी क्या हो गया, कैपिटल रिजर्व, क्या अपना क्या कैपिटल रेवेन्यू हो गई, ठीक है। आगे बात समझ में। समावेलन से पूर्व वाला, यानी कहने का मतलब दो फर्म एक्विजिशन हो रही है यानी मिल रही है, और जो समावेलन से पूर्व का लाभ जितना, मान लो ए और बी फर्म है, ठीक है, दोनों एक हो गई, ए बी हो गई, तो इसका जो पहले का इसने जो लाभ कमाया और अब इसको बी परचेज कर रही है, तो बी परचेज कर रही है, तो जो पहले का लाभ कमाया उसने वो पूरा का पूरा इसके लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल रेवेन्यू, ठीक है। पूरा का पूरा समावेलन से पूर्व का जितना भी लाभ कमाता वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कैपिटल रेवेन्यू, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तीसरा है अंतिम स्टॉक का मूल्य कम मूल्य पर मूल्यांकन, यानी कहने का मतलब ये है, देखो बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक दिखाया जाता है, क्लोजिंग स्टॉक, और एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है, ठीक है। ये बोल रहा है कि देखो इसमें जो स्टॉक दिखाया जाता है वो कौन सा दिखाया जाता है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, विच एवरेज लेस, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो कॉस्ट है, एक्चुअल में कॉस्ट है, और जो आज प्रेजेंट में मार्केट वैल्यू है, जो दोनों में से कम है उस पे क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन करते हैं और उसी पे बैलेंस शीट में दिखाते हैं, ठीक है। क्यों दिखाते हैं, क्योंकि जो अगर मान लो सपोज दैट कॉस्ट है, आज स्टॉक का वैल्यू है 1 लाख रुपए, और आज मान लो सपोज दैट आज स्टॉक को बेचेंगे तो 1,20,000 का बिकेगा, लेकिन 20,000 को अपन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मार्केट वैल्यू कितनी है, 1,20,000, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू 1,20,000 है, तो जो 20,000 है वो जो ज़्यादा आ रहे हैं वो फ्यूचर प्रॉफिट है, तो अकाउंटिंग में जो फ्यूचर प्रॉफिट है उनको रिकॉर्ड नहीं करते, ओके, ठीक है। तो दोनों में से जो कम होगा वो, तो ये क्या होगा, ये इसका रेवेन्यू हो गया, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्थायी संपत्तियों को मूल लागत से अधिक पर बेचने पर लाभ। देखो अभी अपन पिछली वीडियो में देखा था, फिर भी एक बार और समझ लो। सपोज दैट मशीन है 5 लाख की, कितनी की है, 5 लाख की, ठीक है। उसका डेप्रिसिएशन लग गया 50,000, ठीक है। अब इसकी कॉस्ट कितनी बच गई, 4,50,000, ठीक है। इसकी मूल लागत कितनी है, ओरिजिन कॉस्ट कितनी है, 5 लाख। ये बोल रहा है कि संपत्ति की मूल लागत से अधिक पर बेचने पर लाभ कौन सा होगा, तो संपत्ति की मूल लागत यानी 5 लाख है, मान लो अपन सपोज दैट 5 लाख इसको 20,000 में बेचते हैं, तो ये कौन सा, कैपिटल रेवेन्यू हो गया, ठीक है, कैपिटल रेवेन्यू, ठीक है। तो ये 20,000 है वो मूल लागत से अधिक है, तो यानी लाभ हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया, तो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, तो इसका ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, अंतिम स्टॉक का कम मूल्यांकन पर मूल्यांकन करना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, 18 क्वेश्चन, 80 नंबर का क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, समझने की चीज़ है। इसको मैं दो अपन को सूची दे रखी है, मिलानी, आपस में मिलान करना है। देखो पहला ऑप्शन है बिल का पूर्व भुगतान, रिटायरिंग, बिल का अनादरण, बिल का नवीनीकरण और बिल का बट्टाकरण, ठीक है। इसका ऑप्शन है ब्याज प्रभार, बट्टा, नोटिंग चार्जेज और छूट, ठीक है। देखो बिल का पूर्व भुगतान, इसको बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिबेट, क्या बोलते हैं, रिबेट, ठीक है। देखो कहने का मतलब ये है, जैसे सपोज दैट कोई है राम, ठीक है, और एक मोहन, ठीक है, दो व्यक्ति है, मोहन इसको पैसे देगा, ठीक है, किसको, राम को। तो ये मोहन बोल रहा है मान लो 3 महीने के बाद में पैसे देगा, तो मोहन पहले ही पैसे देने आ गया। जब बिल की मैच्योरिटी पीरियड, मान लो सपोज दैट बिल लिखा 1 जनवरी को और बिल की मैच्योरिटी पीरियड होता है 4 अप्रैल को, इसकी मैच्योरिटी पीरियड हो रही है 3 महीने का, ठीक है। ये मोहन बोल रहा है तो पहले ही पैसे ले ले, तो राम इसको क्या दे देगा, रिबेट दे देगा, इसको बोलते हैं छूट। देखो छूट और डिस्काउंट में आपको समझने का, ये इसलिए मैं इस पर्पज से समझा रहा हूँ कि डिस्काउंट और बट्टे में अंतर क्या होता है। ये तो हो गई कि खुद जो लेनदार है वो आगे से चला के बोल रहा है कि भैया पैसे ले ले, ठीक है, उसको बोलते हैं, जब वो बोलेगा लेकिन ठीक है, तो आगे से जब हम किसी को पैसे देते हैं तो उससे क्या प्राप्त करते हैं, रिबेट प्राप्त करते हैं।
डिस्काउंट क्या होता है कि मान लो राम नाम का व्यक्ति है, ठीक है, इधर है राजकुमार, ठीक है, ये क्या बोल रहा है, इसको माल सेल कर रहा है, क्या कर रहा है, माल सेल कर रहा है, राजकुमार को माल सेल कर रहा है ये, ठीक है। तो माल जब सेल किया तो जब इसको अपन क्या देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, वो ट्रेडिंग डिस्काउंट भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर उसको जो जल्दी पैसे चुका देता है उसको बोलते हैं रिबेट। और जो अपन जब माल सेल करते हैं और उस पर जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे बोलते हैं डिस्काउंट, क्या बोलते हैं, छूट। आपको रिबेट में, छूट में और बट्टे में अंतर समझ में आ गया, ठीक है। जब सेल करते हैं तो क्या जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है, जब पैसे आगे चला के दिए जाते हैं तो उसे रिबेट दी जाती है, ठीक है। अब देखो इसमें समझ लो, बिल का पूर्व भुगतान, यानी बिल का पूर्व में भुगतान कर रहे हैं, उसी बात है, जो छूट दी जा रही है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, फोर्थ, ठीक है। बिल का अनादरण, देखो बिल का अनादरण क्या होता है, आप इसे समझिए। बिल का अनादरण हो गया कि मान लो ए और बी है, ठीक है, बी पैसे देगा, ए को पैसे लेने हैं, ठीक है। अब ए इसके पास गया, बिल लिख दिया इसने, अब बी बोल रहा है कि भाई तुमको 4 अप्रैल को पैसे मिलेंगे, ठीक है। अब क्या हो गया, जब ए 4 अप्रैल को गया, बैंक में गया, बैंक में गया तो उसने जब बैंक में देखा तो वहाँ पे देखा कि बी के अकाउंट में तो पैसे ही नहीं। अब पैसे नहीं तो बिल का क्या हो गया, अनादरण हो गया, बिल डिसऑनर्ड हो गया, यानी बी के जिससे अपन को पैसे लेने थे उसके अकाउंट में पैसे है ही नहीं, तो बिल का क्या हो जाएगा, अनादरण हो जाएगा, ओके। फिर हो गया बिल का नवीनीकरण। अब मान लो अपन ने किसी के ऊपर बिल लिखा था, ओके, अब जब उसको मैच्योरिटी डेट पे, परिपक्वता तिथि पे अपन पैसे लेने गए, वो बोल रहा है भैया पैसे नहीं है मेरे पास, तो बोलो क्या करे, बोलो भैया ऐसे करो कि आप पुराना मतलब जो नया स्टाम्प लिख लो या पुराना नया बिल लिख लो, उसको बोलते हैं बिल का नवीनीकरण। इसे फॉर एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे सपोज दैट अपन ने किसी को पैसे उधार दिए तो वो स्टाम्प लिखते हैं, स्टाम्प पेपर लिखते हैं, फिर बाद में वो उसको रिन्यू करा लेते हैं, बोला 11 महीने के बाद में भैया ठीक है पैसे दे दो, बोला पैसे नहीं है हमारे पास, ठीक है। पैसे लेने के देने में 3 साल का पीरियड होता है अकाउंटिंग भाषा में, तो बोला पैसे नहीं है तो बोला दूसरा स्टाम्प लिख लो, ठीक है, तो उस स्टाम्प को अपन वो कर देते हैं, उसको दूसरा स्टाम्प बना लेते हैं, ओके। तो देखो इसका, देखो पहले में फोर्थ बिल का अनादरण, तो बिल का अनादरण होगा तो कौन सा चार्जेस लगेगा, नोटिंग चार्जेस लगेगा, तो यहाँ पे 3। बिल का नवीनीकरण, अब जब बिल का नवीनीकरण होगा तो क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है, 1, ठीक है। और बिल का बट्टाकरण, तो बस बच गया कौन सा, अब ऐसे भी मिला सकते हो 2, यानी बट्टा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थायी संपत्ति की लागत 2 लाख, अपलिखित मूल्य 1,30,000 और उसको 2 लाख में 2,20,000 में बेच दिया, स्थायी संपत्ति के निपटारे का परिणाम। देखो पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, तो इसमें भी वो समझ लो, एक स्थायी संपत्ति है यानी फिक्स असेट है, फिक्स असेट है कितने की, 2 लाख, यानी जब इसको खरीदी थी तो कितने की थी, 2 लाख की, ठीक है। उस पर डेप्रिसिएशन लगा के आज की जो प्रेजेंट वैल्यू है कितने की, 1,30,000 की, जो आज की प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूँ कि डेप्रिसिएशन कितने का लग गया अब तक, 17,000 का, यानी मान के चलते हैं कि मशीन 17,000 की घिस गई, ठीक है। और उसको आज की डेट में अपन ने 1,30,000 की मशीन को बेच कितने में दिया, 2,20,000 में, ठीक है। फिक्स असेट की मूल लागत से जो ज्यादा बेचते हैं उसको अपन कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, यानी कैपिटल इनकम हो गई अपनी, पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, इसमें और समझ लो, ठीक है। तो 2 लाख से की मशीन कितने में बेच दी, 2,20,000 की, तो 20,000 तो क्या हो गया, 20,000 तो क्या हो गया, पूंजीगत आय, क्या हो गई, पूंजीगत आय, ठीक है। और जो ये 70,000 है वो क्या हो गई, आयगत आय, क्या हो गई, आयगत आय, ठीक है। इसको लाभ भी बोल सकते हो आप, ठीक है, पूंजीगत लाभ या आयगत लाभ, ठीक है। तो ये ऑप्शन किस में है, देखो 90,000 का पूंजीगत लाभ गलत हो गया, 90,000 का आयगत लाभ गलत हो गया, 70,000 का आयगत लाभ, 70,000 का आयगत लाभ हो रहा है, और 20,000 का पूंजीगत लाभ, 20,000 का पूंजीगत लाभ हो रहा है, इसमें आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल व्यवसाय का स्वामी है, उसके द्वारा व्यवसाय से धनराशि निकालने का लेखांकन की प्रविष्टि करो। देखो गोपाल क्या है, एक व्यवसाय का स्वामी है, ये लीगल एंटिटी के उदाहरण है, और वो क्या कर रहा है, गोपाल एक व्यवसाय का, मान लो कपड़े का बिजनेस है, और अपनी वाइफ के लिए साड़ी निकाल रहा है, तो वो घर साड़ी लेके गया, तो वो जो साड़ी लेके गया, मैंने क्या बताया, लीगल एंटिटी क्या बोलती है कि
व्यवसायी और स्वामी दोनों अलग अलग है भैया। 1 रुपये भी निकालो तो भैया उसकी एंट्री करो, उसका लेखा करो। बैलेंस शीट में 25 पैसे का फर्क नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो गोपाल है तो वो धनराशि निकाल रहा है, ठीक है। वो पैसे निकाल रहा है, तो पैसे निकाल रहा है तो क्या, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। तो एंट्री होगी। तो ड्रॉइंग्स क्या होता है, डेबिट। तो देखो गोपाल नाम खाते, तो वैसे गलत हो गया। हरण खाते नाम यहाँ तक सही है, लेकिन गोपाल नाम खाते गलत, क्योंकि केस धारा बिजनेस से। हरण खाते नाम और रोकड़ खाते जमा, ये सही है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, हरण खाते नाम ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू केस। आगे बात समझ में। रोकड़ खाते नाम, तो रोकड़ तो नाम खाता हो ही नहीं सकता, क्योंकि केस आ थोड़ी रहा है, केस तो बिजनेस से जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विनिमय बिल का उसके धारक द्वारा उसकी देय तिथि से पूर्व किसी अन्य पक्ष को हस्तांतरण कर दिया। मान लो सपोज दैट कि दो है, एक है, मान लो कि दो पार्टनर हैं, दो क्रेडिटर्स और डेटर्स हैं। एक नाम है गोविंद, ठीक है, और एक है राजकुमार, ठीक है। दो हैं, ये क्या कर रहा है कि भाई राजकुमार को पैसे देने हैं और इसको पैसे लेने हैं, ठीक है। और राजकुमार को तो पैसे देने हैं और इसको पैसे लेने हैं। एक आ गया प्रदीप नाम का कोई एक व्यक्ति आ गया, ठीक है। तो उसको, अब गोविंद को क्या पहले 3 महीने के बाद में राजकुमार पैसे देगा, लेकिन गोविंद को क्या पहले ही पैसे की आवश्यकता पड़ गई। तो पैसे की आवश्यकता पड़ गई तो उसको भी प्रदीप नाम के व्यक्ति से किसी को पैसे देने थे। यानी गोविंद को किसको पैसे देने थे, प्रदीप नाम को। लेने किससे थे, राजकुमार से, ठीक है। अब प्रदीप बोल रहा है भाई नहीं मुझे पैसे दे भाई, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो बिल इसके पास है, ये गोविंद के पास है, वो किसको दे देगा, प्रदीप को दे देगा, ठीक है। अब मेच्योरिटी पीरियड होगी, जब परिपक्वता तिथि आएगी, तब ये बिल भुनवा लेगा कौन, प्रदीप, ठीक है। तो इसको, इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, बिल का बेचान। यानी गोविंद ने प्रदीप को बिल का बेचान कर दिया, ठीक है। तो यही तो बोलना चाह रहा है कि देय तिथि से पूर्व किसी अन्य पक्ष को हस्तांतरण कर दिया। यानी जो बिल का धारक है, बिल का लेखक है, उसने किसी अन्य पक्ष को बिल का बेचान कर दिया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिल का बेचान। देखो जब अनुग्रह बिल भुनाया जाता है तो बट्टे की राशि को वहन करता है। देखो ये बहुत ये क्वेश्चन में काफ़ी अलग से अपन इसका टॉपिक डालेंगे, इसको से समझाएंगे। एक अनुग्रह बिल होता है, उसको भुनाया जाता है तो बट्टे की राशि कौन वहन करता है, ये लेखक करता है, और स्वीकारकर्ता द्वारा उसके प्रयुक्त कोषों के अनुपात में इसको वहन दोनों आपस में अनुपात में कर लेते हैं। इसका आंसर ये है। इसका मैं अलग से वीडियो डालूंगा जब इसको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। इसका बिल ऑफ एक्सचेंज का पूरा ही वीडियो, एक एक चैप्टर के लाइन सीखेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 85, एक्स और वाई एक फर्म के साझेदार हैं, उनके पूंजी का अनुपात 48,000, पूंजी उनकी 48,000, 31,000 उन्होंने जेड को 1/4 के लिए फर्म में प्रवेश दिया है, और जेड 30,000 रुपये पूंजी लेके आ रहा है। जेड के हिस्से की ख्याति, देखो इसमें हिडन गुडविल निकालनी है। आप समझिए, एक्स और वाई, ठीक है, दो पार्टनर है, इनकी कैपिटल है 48,000, 31,000, जेड आ रहा है 1/4 के लिए, और इसकी पूंजी कितनी ला रहा है, ये 30,000, ठीक है। तो मैंने ये, आप देखिए इसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे, फर्म की कुल पूंजी, फर्म की कुल पूंजी निकालेंगे। तो इसको मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में बताया था कि फर्म की कुल पूंजी कैसे निकालती है। इसका जो नया पार्टनर आ रहा है उसको रिवर्स कर दो, यानी 1/4 आ रहा है ये, तो इसको 4/1 कर दो, फर्म की कुल पूंजी आ जाएगी। तो फर्म की कुल पूंजी कितनी आ गई, 1,20,000। आगे बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर पूंजी जोड़ लेंगे अपन को हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं वो समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इसकी कितनी है 48,000, ये कितनी है 31,000, ये नए कितना ला रहा है 30,000। इन तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल पूंजी कितनी हो जाएगी 1,09,000, 1,09,000। और फर्म की कुल पूंजी कितनी आ रही है 1,20,000, ठीक है। तो बीच का डिफरेंट कितना आ गया 11,000, यानी 11,000 क्या लेके आएगा, ये गुडविल लेके आएगा, ठीक है। ये फर्म की कुल गुडविल है 11,000, ये लेके नहीं आएगा। अभी कितने हिस्से के लिए आ रहा है 1/4 के लिए, तो 11,000 का 1/4 निकाल लेंगे, ठीक है, 1/4। तो ये जेड कितनी गुडविल लेके आएगा, ये 2750 गुडविल लेके आएगा, ओके, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जेड का हिस्सा कितना होगा, तो ये 11,000 में से 1/4 निकालेंगे तो 2750 गुडविल लेके
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदर्श लिमिटेड ने 10 रुपये वाले, ये 12th का क्वेश्चन है, एज इट इज एग्जाम में आया था बिल्कुल, उसने एक संख्या भी चेंज नहीं की। 12th की जो बुक है उसमें कंपनी का एवरेज वाला क्वेश्चन है। आदर्श लिमिटेड ने 10 रुपये वाले प्रत्येक अंक जिसपे 7 रुपये मांगे गए थे, यानी 10 रुपये का था लेकिन मांगे 7 थे, 3 रुपये संचित रख लिए, यानी संचित पूंजी में रख ली। 40 अंश थे, हरण कर लिए, जिन्होंने विराट ने 5 रुपये अंश का भुगतान कर दिया था। इसमें से 30 अंश प्रति अंश 6 रुपये के पूर्ण प्रदत्त मानते हुए तुरंत पुनर्निर्मित कर दिए। हरण कितने किए? 40। निर्गमन कितने कर दिए? 30। अब ये पूछ रहा है कि पूंजी संचय खाते में कितनी राशि हस्तांतरण की जाएगी। देखो बिल्कुल बेसिक समझते हैं इसको। देखो 40 हरण किए तो इसकी एंट्री क्या करेंगे? शेयर्स कैपिटल 40 इंटू 7 यानी 210, ठीक है। शेयर्स फॉरफिटेड, देखो 40 इंटू कितने चुका दिए उसने? 200 रुपये चुका दी, ठीक है, ओके। आउटस्टैंडिंग अलॉटमेंट ही मान लेते हैं क्योंकि अलॉटमेंट नहीं दे रखा तो अलॉटमेंट मानते हैं। तो 40 इंटू कितने रहे? 2, इनका मतलब कहने का मतलब 80 रुपये इसने नहीं दी, ठीक है। प्राप्त कितना हो गया? 200। फिर ये पूरे 30 में से 30 तो अपन ने अंश क्या कर लिए? हरण कर लिए, ठीक है। और अब उसमें से 30 वापस इसको क्या कर रहे हैं? पुनर्निर्माण कर रहे हैं। तो जब पैसे आएंगे, अब पुनर्निर्माण करके अंशों को बेचेंगे तो पैसे आएंगे। तो 30 इंटू अब कितने के हिसाब से बेच रहे हैं? 6 के हिसाब से, यानी कहने का मतलब 180 आएगा, ठीक है। और शेयर कैपिटल, ठीक है, 30 इंटू 7 यानी 210। तो शेयर फॉरफिटेड कितना आएगा इधर? 30 रुपये, ठीक है भाई। बैंक का आ गया 6 इंटू कितने की अपन ने? 6, तो 30 इंटू 6 की तो 180, और 1 का इसने क्या किया? शेयर फॉरफिटेड यूज ले लिया। अब क्या कर रहे हैं अपन को? शेयर फॉरफिटेड कितना है? 200। कितने पे? ये 40 पे। कितना पुनर्निर्माण कर रहे हैं? 30, ठीक है। तो कट जाएगा, कितना आ गया? 150, ठीक है। 150 में से यूज कितना आ गया? 30। यूज कितना आ गया? 30, तो बचा कितना? 120। ये क्या जाएगा? कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा? 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसूली पर लाभ हानि सभी साझेदारों को पूंजी खाते में हस्तांतरण किया जाएगा। यानी वसूली पर जो लाभ हानि होगी लास्ट में, वो किस अनुपात में? तो अच्छी बात है, जो उनका लाभ हानि अनुपात होगा उनमें अनुपात में उनको शामिल अनुपात में अपने साझेदार अपने अनुपात में बांट लेंगे। जो भी उनका मान लो 3-2 है, 5-2 है, जो भी उनका रेशियो वो बांट लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा लाभ हानि अनुपात में। समान में क्यों बांटेंगे भाई? समान में तो कब बांटते हैं? जब साझेदारी संलेख नहीं हो। साझेदार के स्थायी पूंजी के अनुपात में भाई, उसमें भी क्यों बांटेंगे? साझेदार चालू खाते को पूंजी खाते का हस्तांतरण करने के बाद पूंजी खाते के अनुपात में नहीं, ठीक है। ये जब कंडीशन जब बनती है जब उनकी साझेदार डीड में लिख रखी हो। जब साझेदार डीड नहीं हो तो समान अनुपात में, नहीं तो जो अपना अनुपात उन्होंने डिसाइड किया है वो अनुपात में बांटा जाएगा। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, जब सभी ऋण पत्रों का शोधन हो जाए और ऋण पत्रों के शोधन संचय खाते में शेष किस खाते में हस्तांतरण किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब शोधन का मतलब क्या होता है कि पूरे मैच्योरिटी पीरियड पूरी खत्म हो गई और उसके पैसे अपन ने सबके चुका दिए, ठीक है। शोधन कर दिया, सबका पैसा चुका। शोधन करना मतलब पैसा चुकाना, ठीक है। और बाकी जो राशि जो बच गई, अब भाई जब जितने पैसे लिए थे उतने चुका दिए और जो बाकी अपना बच गया वो क्या होगा? अपना कैपिटल रिजर्व। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व, ठीक है। थैंक यू क्लास। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी, ठीक है। जो भी कमियाँ रह गई आप उसमें नीचे कमेंट्स करके बताएं, हम आगे और सुधारने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।